Good morning, students. Myself, Dr. Kalpana Shangi, Assistant Professor, SMCC Government College, अबरोड। आज हम BA पार्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत संस्कृत विषय में अच संधि का अध्ययन करेंगे। अच संधि और संज्ञा प्रकरण दोनों एक ही यूनिट के अंतर्गत हैं और उस यूनिट में आपसे छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब संज्ञा प्रकरण में पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार हैं। देखिए, या तो सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए और इसी प्रकार संधि में से भी सूत्रों की उदाहरण पूर्वक व्याख्या कीजिए और शब्दों की रूप सिद्धि कीजिए सूत्रों सहित। तो इस प्रकार दो प्रकार से बड़े क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो हम उसी के लिए उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अच संधि चालू करते हैं। हमने पिछले वीडियोस में संज्ञा प्रकरण हम पूरा कर चुके हैं। अब आज से हम नया बिंदु अच संधि आरंभ करने जा रहे हैं। देखिए, संधि जब हम पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संधि क्या है, संधि कहते किसे हैं। तो हम उसका अगर व्युत्पत्ति पूर्वक अर्थ देखें तो देखिए, वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि, संधानम का यहाँ पर अर्थ है मेल या समाहार। वर्णों का समाहार या मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो व्युत्पत्ति परक अर्थ यह है कि वर्ण संधानम संधि। दूसरी चीज, अगर व्याकरण के अनुसार इसकी व्युत्पत्ति देखें तो देखिए, सम उपसर्ग पूर्वक डूधाएं धारण करने अर्थ में धातु से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द निष्पन्न होता है। समुपसर्ग पूर्वक डूधाएं धातु और प्रत्यय है यहाँ पर की। देखिए, जब हम संधि शब्द को तोड़ते हैं, इसकी प्रकृति और प्रत्यय अलग करते हैं, तो सम प्लस धा प्लस की में से क का लोप हो जाता है। तत्पश्चात सम प्लस धा प्लस ई शेष रहता है। धा के आ का भी लोप होता है, तो सम प्लस धा प्लस ई ऐसी स्थिति होती है। और इस म का अनुस्वार हुआ सम प्लस ध प्लस ई और बाद में ध होने से इसी का पंचम वर्ण न आदेश हो जाएगा, तो सन प्लस ध प्लस ई और मिलाएंगे तो हम क्या बनेगा? संधि। चूंकि संधि शब्द की प्रत्यांत है और की प्रत्यांत शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना आवश्यक है कि संधि शब्द के जब हम रूप चलाएंगे तो संधि शब्द के रूप पुल्लिंग हरि की तरह चलेंगे। तो हम अयम संधि का प्रयोग करेंगे, ना कि एयम संधि का। अगर हम हिंदी भाषा में लिखते हैं तो संधि होती है ऐसा लिखा जाता है, किंतु जब संस्कृत में हम लिखेंगे तो संधि शब्द यहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग होगा और इसके लिए जब हम विशेषण का प्रयोग करेंगे तो अयम संधि ही प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे हमारी वीडियो क्लिप में व्याकरण के अनुसार संधि शब्द समुपसर्ग पूर्वक डूधाए धातु से की प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है और संधि शब्द पुल्लिंग है। की प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम और भी शब्द दे सकते हैं, आधि, व्याधि, समाधि इत्यादि शब्द भी की प्रत्यांत है। वर्ण संधानम संधि अर्थात वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि। भाई, अगर हम सामान्य भाषा में देखते हैं तो किसी भी दो पक्षों का एक चीज पर मेल होना उसे हम क्या संधि कहते हैं। हस्ताक्षर जब होते हैं तो वो भी हमारी क्या कहलाती है? संधि। तो मेल संधि कहलाता है और इस मेल से जो परिवर्तन होता है वो भी संधिगत परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब आगे हम बात करते हैं संधि की अनिवार्यता की। और संधि का व्याकरण में शब्द है संहिता। जैसा कि हमने पिछले संज्ञा प्रकरण के 12वें सूत्र में पढ़ा, परसन्निकर्ष संहिता कि वर्णों की अत्यंत निकटता क्या कहलाती है? आपके पास संहिता कहलाती है। तो संधि की अनिवार्यता कि संधि कहाँ पर होनी चाहिए और कहाँ पर नहीं होनी चाहिए, कहाँ पर जरूरी है और कहाँ पर ये विवक्षा पर निर्भर करती है। तो इसके लिए एक श्लोक है, देखिए, संहितेक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्य समासे वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते। देखिए, पहला पद में संहितेक पदे नित्या कि संहिता यानी संधि एक पद में क्या है? नित्य है। कि संधि एक पद में क्या है? नित्य है। नित्य धातु उपसर्ग हो, जहाँ पर धातु और उपसर्ग दोनों हो वहाँ पर भी संधि क्या है? नित्य, अर्थात हमें करनी ही पड़ेगी।
वो हमारी विवक्षा के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हम करें कि ना करें, वो उस वहाँ पर संधि नित्य है, हमें करनी ही पड़ेगी अगर प्राप्त है तो। नित्य समास है, और समास में भी संधि कैसी है, नित्य है, हमें करनी ही पड़ेगी। वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में वह संधि विवक्षा पर अपेक्षा रखती है या विवक्षा पर निर्भर करती है। विवक्षा से तात्पर्य कहने वाले की इच्छा, कहने वाले या लिखने वाले की इच्छा पर डिपेंड करती है। दोबारा देखिए, संहिता एक पद नित्य, एक पद में जब दो पदों से मिलाकर एक पद बनाया जाता है तो वहां पर एक पद में संहिता अर्थात संधि नित्य है। नित्य धातु उपसर्ग, धातु और उपसर्ग में संधि क्या है, नित्य है। नित्य समास से, समास में संधि नित्य है। वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में संहिता किस पर ऊपर डिपेंड करती है, विवक्षा की अपेक्षा रखती है। देखिए, यही नीचे कहा गया कि संधि वर्णों की समीपता कही जाती है। संस्कृत व्याकरण में संधि के कुछ नियम हैं। ये कारिका उन्हीं संधि के नियमों की ओर निर्देशित करती है कि संहिता एक पद में, धातु और उपसर्ग में और समास में नित्य होती है यदि प्राप्त है तो। और किन वाक्यों में संधि कहने वालों पर और लिखने वाले की इच्छा पर निर्भर करती है। अब देखिए, हम इसका उदाहरण से हम इसे समझते हैं। जैसे एक पद में नित्य है, जैसे हम नी धातु के जब ल्युट प्रत्यय लगाते हैं तो वहां पर ने प्लस अन ये स्थिति होती है। यू को अन आदेश हो जाता है और नी को ए होकर ने प्लस अन। अब यहाँ पर जब हमें इन दोनों पदों से एक पद बनाना है तो यहाँ पर संधि प्राप्त है हमें। देखिए, न के ए और इधर अ में, दोनों में अत्यंत निकटता है, दोनों स्वरों में, इन दोनों के बीच में आधी मात्रा का व्यवधान भी नहीं है, अतः यहाँ पर हमें संधि प्राप्त है। और हमें दोनों से एक पद बनाना है तो यहाँ पर हमें संधि करनी ही पड़ेगी, यहाँ हमारी विवक्षा नहीं चल सकती। तब हम अयादि संधि करके नयन शब्द बनाते हैं, और यहाँ नयन शब्द दो वर्णों में अत्यंत समीपता अतः संधि प्राप्त है, इसलिए हमें संधि करना आवश्यक है। तो ये आपका पहला उदाहरण है एक पद वाला कि ने प्लस अयन, जब हमें दो पद से एक पद बनाएंगे तो यहाँ पर ए और अन में संधि अनिवार्य है, क्योंकि हमें दोनों पदों से एक पद बनाना है और दोनों वर्णों में अत्यंत निकटता है, अतः संधि प्राप्त है, अतः हमें संधि करनी ही होगी। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, आ प्लस अवसत। यहाँ पर आ उपसर्ग है और अवसत धातु है, तो आ और उ, इन दोनों को हम आ उ इस प्रकार से नहीं लिख सकते, आ अवसत यूं अलग करके हम नहीं लिख सकते। यहाँ पे हमें आ प्लस अ बराबर आ सॉरी दीर्घ संधि करनी ही होगी, तो यहाँ पर भी संधि अनिवार्य है। लौकिक संस्कृत में देखिए, जब हम वैदिक संस्कृत पढ़ते हैं तो वहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हम अलग करके लिख सकते हैं, किंतु लौकिक संस्कृत में धातु का प्रयोग हमेशा उपसर्ग का प्रयोग हमेशा धातु के साथ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा संधि करना अनिवार्य है यदि प्राप्त है तो। तीसरा उदाहरण देखिए, जैसे समास में गणेश का विग्रह करके, गणेश का विग्रह है गणा नाम ईशा। जब हम इसका लौकिक विग्रह करते हैं गणा नाम ईशा और अलौकिक विग्रह करते हैं तो और सुख का लोप कर देते हैं तो गण प्लस ईश, ऐसी स्थिति होती है। अब यहाँ भी हमें दो पदों से एक पद बनाना है और साथ में हमारे पास ये समास में भी प्राप्त है, तो यहाँ पे गण के अ और ई इन दोनों में अत्यंत निकटता है और इस स्थिति में हमारे पास संधि हमें प्राप्त है, तो यहाँ पर हमारा संधि करना आवश्यक है। तो ये कारिका जो है आपकी, ये बताती है कि कहाँ कहाँ पर हमें संधि करनी चाहिए या कहाँ कहाँ पर संधि नित्य होती है। तो ये पहले जो तीन भाग हैं वो नित्यता का द्योतक करते हैं और जो चौथा भाग है वो विवक्षा पर अपेक्षा रखता है। तो देखिए, पहले तीन उदाहरण पुनः हम एक बार देखते हैं कि जैसे एक पद में ने प्लस अयन, यहाँ पर हमें दो पद से एक पद बनाना है और वर्णों में निकटता है अतः संधि प्राप्त है, इसलिए हमें संधि करना अनिवार्य है। उसी प्रकार उपसर्ग में देखिए, आ प्लस अवसत, यहाँ पर आ उपसर्ग है और अवसत धातु है और दोनों में अत्यंत निकटता है, दोनों के बीच में किसी भी व्यंजन का व्यवधान नहीं है, अतः हमारा संधि करना अनिवार्य है। उसी प्रकार देखिए समास में जहाँ पर गणेश का विग्रह करते हैं हम तो गणा नाम ईश है,
जब अलौकिक विग्रह करके शुभ का लोप कर देते हैं तो गण प्लस इस स्थिति में हमें यहाँ पर अ और ई इन दोनों में अत्यंत निकटता है, अतः हमारा संधि करना अनिवार्य है। तो ये बात हुई हमारी संहिता की नित्यता की, अर्थात संहिता अर्थात संधि की नित्यता की। अब हम कारिका के चतुर्थ भाग पर बात करते हैं कि वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, कि वाक्य में संधि किस पर डिपेंड करती है, कहने वाले या लिखने वाले की इच्छा पर डिपेंड करती है। देखिए, किंतु वाक्य में संधि कहने वाले या लिखने वाले की इच्छा या विवक्षा पर निर्भर करती है। जैसे न अहम गमिष्यामि, मैं नहीं जाऊंगा, तो न अहम गमिष्यामि इसका प्रयोग हम न अहम भी कर सकते हैं और चाहे तो ना हम भी कर सकते हैं। ये लिखने वाले और बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार लिखने वाला या बोलने वाला इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकता है। तो ये कारिका हमें बताती है कि कहाँ पर हमें संधि करनी चाहिए, कहाँ पर संधि करना अनिवार्य और कहाँ पर नहीं, और कहाँ पर हम अपनी विवक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। अब यूँ तो हम देखते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, जैसा कि हमने पढ़ा है। और अच संधि, व्यंजन संधि के भी हमने बहुत सारे BA सेकेंड ईयर में हमने पढ़े और विसर्ग संधि के भी हमने भेद पढ़े। और अब हम यहाँ पर अच संधि पढ़ रहे हैं। देखिए, अच संधि के यूँ तो भेद बहुत सारे हैं, किंतु जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम आदेश करते हैं उसी के नाम से हम संधि का नाम रख देते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि जो आदेश होता है उसी के नाम से उस संधि का नाम हो जाता है। देखिए, जैसे यण आदेश होता है तो पहली संधि का नाम है यण संधि। अय आदेश होता है तो दूसरी संधि का नाम है अयादि संधि। जब दोनों को मिला के एक गुण होता है तो गुण संधि, दोनों को मिला के वृद्धि होती है तो वृद्धि संधि, दोनों को मिला के दीर्घ होता है तो दीर्घ संधि, दोनों को मिला के पूर्व रूप होता है तो पूर्व रूप संधि, और दोनों को मिला के पर रूप होता है तो पर रूप संधि। इस प्रकार से हम ये निम्नांकित भाग इसके कर सकते हैं। और जहाँ पर प्रकृति भाव होता है तो वहाँ पर प्रकृति भाव संधि कहलाती है। तो इस प्रकार हम जैसा भी आदेश करते हैं वहाँ पर इनका नामकरण इस प्रकार से कर देते हैं। तो ये हमारे अच संधि के भेद हैं। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग इन्हें नामकरण दिया है। तो इसके बाद हम यण संधि से आगे अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इत्यलम इतना पर्याप्त है। इससे आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक धन्यवाद। शुभास्ते पंथानम संतु।